चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए सबसे पहला चीज इसके बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड। फिजिकल है तो न्यूमेरिकल, फिजिकल से न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आता है, और उसमें केमिकल काइनेटिक्स जो है ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स रखता है। हर एक पार्ट को थोड़ा मैथमेटिकली समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जहां थ्योरेटिकल बात होगा वहां हम आपको बता देंगे कि इस वाले टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, अदरवाइज जनरल इससे क्या है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान से थोड़ा देखते चलिएगा। नाम जैसा है उसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है उस चीज को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डील करते हैं कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन और कंजम्पशन, ये जो होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन और कंजम्पशन ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये चीज हम लोग यहाँ केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। बेसिकली किस चीज से बात चलेगा, रेट से, ठीक है, कि कितनी तेजी से हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, नहीं, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, रेट। अच्छा, मान ले रहे हैं अगर किसी चीज के फॉर्मेशन या कंजम्पशन का कोई एक केमिकल रिएक्शन में रेट का बात करें, तो क्या आप इसको फिजिक्स से जोड़ के ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रहा है वेलोसिटी या फिर स्पीड का। पहले आप ये समझिए कि हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो एक्चुअल में उसके पास है क्या जो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो रेट को अगर आप, रेट ऑफ चेंज को अगर आप रिलेट करके देखें तो फिजिक्स का जो टर्म है वेलोसिटी या फिर स्पीड, उससे ये जुड़ता है। तो यहाँ पे सर रेट पढ़ेंगे, किस चीज का रेट पढ़ेंगे, तो रेट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन में किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के फॉर्मेशन का कितनी तेजी से हो रहा है या फिर उसका कंजम्पशन कितनी तेजी से हो रहा है या धीरे हो रहा है। तो बेसिकली नाम के साथ केमिकल काइनेटिक्स में रेट वर्ड को लेके चलिएगा, और रेट पे हर चीज एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। रेट से रिलेटेड आप हर चीज कैलकुलेट करेंगे रेट से। तो रेट के बारे में ये जो दो वर्ड आपके सामने रखे हम, फॉर्मेशन और कंजम्पशन, थोड़ा इसके बारे में आपको बता दें। मान लीजिए जैसे कोई एक केमिकल रिएक्शन है, अभी हमको उसके बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में जो एक रिएक्टेंट होगा, 1 2 3 जितना भी होगा, जो रिएक्टेंट्स होगा ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। सोच के अपने से बोलिए, रिएक्टेंट का अमाउंट ड्यूरिंग प्रोसीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। एक मिनट, आवाज थोड़ा कम आ रहा है, आप लोग धीरे बोलिए रहे। रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज वर्ड क्या लगा सकते हैं हम, रिएक्टेंट का हमेशा कंजम्पशन होता है, रिएक्टेंट्स का हमेशा कंजम्पशन होता है। और रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखिए काफी बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है किसी केमिकल रिएक्शन का, मगर आप इस वर्ड से जोड़ के अगर रिएक्टेंट को नहीं देखे, आप इस वर्ड फॉर्मेशन से जोड़ के प्रोडक्ट को नहीं देखे, गलती हो जाएगा। तो सर गलती कहाँ होगा, गलती आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं होगा, गलती होगा आपके साइन में। सर कौन सा साइन, प्लस और माइनस, मीनिंग कंजम्पशन जब भी होता है डिक्रीज करता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन रहेगा। अगर बाय द वे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो फॉर्मेशन वर्ड के साथ अमाउंट हमेशा इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब कौन सा साइन लेके चलेंगे, पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सारा टर्म आपको याद होना चाहिए कि कौन किससे रिलेटेड। तो एक बार फिर से, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन होगा, उसका अमाउंट डिक्रीज करेगा, उसका अमाउंट डिक्रीज करेगा तो हम उसके रेट के लिए साइन नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन मतलब अमाउंट इंक्रीज करेगा, और वैसे केस में हम उसका साइन पॉजिटिव यूज करेंगे। तो अगर कोई बोला कि देखो क्या है कि प्रोडक्ट है तो प्लस की माइनस, आप बोलिएगा प्लस। अगर बोला रिएक्टेंट्स है, बोलो प्लस की माइनस, आप बोलिएगा वहां माइनस, ठीक है। अब इसी चीज से रिलेटेड
जो मेरे पास रिएक्शन है, जो उसका रेट है, ठीक है, जो केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा समरी है, थोड़ा उस पे बात करें। रेट के अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के अकॉर्डिंग जो मेरा रिएक्शन होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। रिएक्शन 3 टाइप का होता है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन हम बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, सर कौन होगा वेरी फास्ट? जो तुरंत हो जाए। सर कितना तुरंत? मतलब इतनी जल्दी हो जाएगा कि आप उसमें से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाइएगा। मतलब नहीं समझे? मतलब ये हुआ ना, मान लीजिए जैसे ये है चौक, अगर हम इसको यहां से गिरने दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे रोक भी सकते हैं क्योंकि ये उतनी तेजी से नहीं गिरा, ठीक है, उतनी तेजी से नहीं गिरा। अगर मान ले रहे यहां से जोर से फेंके, ठीक है, जोर से फेंके, फिजिक्स वाला बात है, जोर से फेंके, अगर हो सकता है मेरा ये हाथ रोक पाए या ना रोक पाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, काफी तेजी से आया, तो हम उसका कैलकुलेशन ले भी सकते, नहीं भी ले सकते। तो जनरल तौर पे कहा गया रिएक्शन अगर वेरी फास्ट है, वैसे केस में हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो सर कौन से रिएक्शन को बोलेंगे वेरी फास्ट? क्या रिएक्शन में लिखा रहेगा वेरी फास्ट? नहीं, आपको खुद से डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे वो बताते हैं। जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एसिड और बेस का, वो हमेशा वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। तो ये आपके पास एक समरी है। समरी क्या है कि जो भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्या हम उसके डेटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम उसके डेटा का स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेजी से हो रहा है कि आपको चेंज पता ही नहीं चलेगा। जब तक कोई रुकेगा नहीं, जब तक आप उसको देखिएगा नहीं, तब तक आप उसका स्टडी कैसे कीजिएगा? मेन फैक्ट यही है। आप लोग कभी कभार सुपर हीरो का कभी कोई फिल्म वगैरह देखे हैं या कार्टून वार्टून? ठीक है, कम आवाज आया, कोई बात नहीं। आप लोग खिलाड़ी 786 तो देखे ही होंगे, अक्षय कुमार का एक फिल्म था, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या एक जनरल मनुष्य सामने खड़ा, जनरल मनुष्य सामने खड़ा, और वो उसको देख ही रहा है, और अक्षय कुमार गए और एक काम करके चले आए, ठीक है। वो बोला क्या हुआ, तब उसके बाद उसको फ्लैशबैक में लेके जाता है और उसको दिखाता है कि गया 10-15 आदमी को थोड़ा घुसा उसा मारा, लात वात मारा, वापस चला भी आया। सामने वाले को पता ही नहीं चला, वो तो सोचा कि यही था, यही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक समरी निकला कि वेरी फास्ट, ये प्रोसेस बहुत फास्ट था। इतना फास्ट था कि एनालाइज करने वाला जो ऑब्जर्वर था वो एनालाइज ही नहीं कर सका। जस्ट एक एग्जांपल था जिससे आप समझ सके कि वेरी फास्ट का क्यों कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नो कैलकुलेशन कैन बी मेड। दूसरा, आप सुने होंगे वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो। कोई एग्जांपल देंगे? कोई एग्जांपल? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन बताइए, घंटे 2 घंटे में हो जाता है। उसके लिए कम से कम है ना 3-4 दिन लगता है, 3-4 दिन लगता है, ठीक है। तो जब कभी भी डेज कंज्यूम हो जाए, मंथ्स कंज्यूम हो जाए, ईयर्स कंज्यूम हो जाए, उसको कहा जाता है स्लो रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल में हम लेके चल रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके लिए हम आपको कोई जनरलाइजेशन नहीं दे सकते हैं, जैसे इसका एक जनरलाइजेशन दिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका कोई जनरलाइजेशन नहीं दे सकते। आपको खुद से सोचना है कौन सा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होता है मगर वो काफी स्लो होता है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, सोचिएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोल कितने दिन में होता है? 1000 ऑफ ईयर्स कंज्यूम हो जाता है उसमें, ठीक है। 1000 या लैक ऑफ ईयर, 1000 ही रखते हैं, ठीक है, उतना ईयर कंज्यूम हो जाएगा। बताइए कौन आदमी उतना दिन जिंदा रहेगा कि उस रिएक्शन के लिए डेटा कलेक्ट कर ले? नहीं कर सकता, कोई नहीं। एकदम ठीक बोले उमंग, ठीक है, कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरी स्लो रिएक्शन है, लाइक एक एग्जांपल आपके पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके लिए भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपको क्या बता रहे हैं वो सुन लीजिए। केमिकल काइनेटिक में वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, केमिकल काइनेटिक में वेरी स्लो रिएक्शन के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं। तो किसका कैलकुलेशन करें? मॉडरेट का कीजिए ना, मॉडरेट
रेट रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन, ठीक है, जिसका रिएक्शन क्या होता है, मीडियम होता है, ना ही वेरी फास्ट ना ही वेरी स्लो, ठीक है। सर कौन से टाइप का, देखिए कार्बन को सिंपली बर्न कर दीजिए, ठीक है, CO2 बनाएगा। क्या हम इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। सर कैसे ले सकते हैं, सुनिए, ये चौक मान लीजिए कार्बन रॉड है, या चलिए लकड़ी ही मान लीजिए ना, छोड़िए उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं, लकड़ी, ठीक है। हम इसको जला दिए, ये यहाँ से जल रहा है जल रहा है जल रहा है, उसके बाद क्या किए, यहाँ लोहे से पकड़ लिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा, ठीक है, पूरा जल गया। पूरा जब जल गया तो हमको ये पता चला कितना ऐश बना, कितना CO2 निकला, हमको ये भी पता चला कितना हीट निकला। तो ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इसका स्टडी कर पाए, हम इसका कैलकुलेशन कर पाए, हम इसका डेटा कलेक्ट कर लिए, तो इसका मतलब हुआ कि उसका केमिकल काइनेटिक में सारा कैलकुलेशन हो सकता है। तो केमिकल काइनेटिक में केवल एक ही टाइप के रिएक्शन का स्टडी होगा, केवल उसी टाइप के रिएक्शन का कैलकुलेशन होगा जो कि मॉडरेट रेट रिएक्शन होता है, ना ही जो वेरी स्लो होगा ना ही जो वेरी फास्ट होगा, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है C+O2 gives CO2। अब आपको एक और छोटा सा चीज बता देते हैं, देखिए न्यूट्रलाइजेशन हमेशा किसका होता है, एसिड और बेस का, और किसी का न्यूट्रलाइजेशन नहीं ना, ठीक है, एसिड और बेस का, एसिड और बेस का। तो इसका मतलब अगर एसिड और बेस को नहीं यूज करें तो वो वेरी फास्ट रिएक्शन नहीं होगा। अगर इस टाइप का कोई फेनोमेना नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन से टाइप का होगा, मॉडरेट। सोच के बताइएगा, नाइट्रोजन को चले थे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने, बना के दे भी दिया NH3, बैलेंस भी कर लिए, हम लोग को इतना आता है, ठीक। अब बताइए मॉडरेट होगा, वेरी स्लो होगा या वेरी फास्ट होगा? आपको केवल अपने नॉलेज के बेसिस पे आंसर देना है और कुछ नहीं। कैसा? मॉडरेट, मॉडरेट। हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और चीज सुनिएगा, क्या हम बोल रहे हैं उस बात को देखिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पे CH4 को अगर बर्न कर दिए, ठीक है, तब हम आपको एक समरी दे पाएंगे। CH4 को बर्न कर दिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 देगा, H2O देगा, बैलेंसिंग अपना हाथ का है, ठीक है, आदमी कर सकता है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, काम खत्म। वो बैलेंसिंग पे ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना। हाँ, सोच के बताइए, क्या हम लोग कभी ये काम किए हैं और उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं। अच्छा ठीक, आप मीथेन को बर्न नहीं किए हैं, घर में जो CNG होता है, जो लिक्विड गैस होता है, सॉरी LPG, उसको तो बर्न किए हैं। क्या होता है? हाँ, मतलब ये देखे है ना, हम बस ये पूछ रहे हैं देखे हैं कि नहीं, ठीक है, देखे। और आदमी इसका कैलकुलेशन भी कर सकता है, इसका कैलकुलेशन भी कर सकता है। किस कैटेगरी से? मॉडरेट। चलिए ठीक, अब आपको थोड़ा पीछे वाला चीज एक याद करवा दे। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, तो उसमें आपके पास बहुत डिफरेंट प्रोसेस था, डिफरेंट एंथैल्पीज था। आपको याद आएगा जिसका एंथैल्पी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, जिसका एंथैल्पी कैलकुलेट कर लिए ड्यूरिंग प्रोसेस, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि आपको याद होगा न्यूट्रलाइजेशन का हमेशा सेम रहता है मगर बाकी सब का थोड़ा सा चेंज करता है। तो जब कभी भी वैसा कोई भी रिएक्शन हो जिसमें, समरी देखिए क्या है, वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई भी एसिड या बेस यूज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग जनरल तौर पे मॉडरेट रेट रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो वेरी फास्ट, जिसमें एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा। वेरी स्लो, ये अपने आप में थोड़ा यूनिक पीस है, जैसे कि मान लिए कि हम बोल दें कार्बन से डायमंड बन जाएगा, ठीक है। डायमंड कुछ दिन में क्या होगा, तो ग्रेफाइट बन जाएगा। ये सब प्रोसेस है ना, 1000 ऑफ ईयर्स ले लेता है, तो वो सब आप जानते हैं, इसको तो बीच में लाना ही नहीं। मॉडरेट किसको बोले? जो अभी तक आप कैलकुलेशन करते आए हैं विदाउट एसिड बेस, उसको मॉडरेट बोलेंगे। पता चल गया, अगर कोई रिएक्शन लिखा रहे कि ये कौन से टाइप का है, तो आप तीनों में से बता पाएंगे कि हाँ वो कौन से टाइप का है। सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल में यही आता है, रिएक्शन लिखा रहेगा और पूछेगा वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट। आपको खुद से डिसाइड करके बताना है, क्योंकि इतना रिएक्शन होता है कि आप याद नहीं रख सकते, ठीक है।
पहला चीज ये था, नोट कीजिए, कुछ डाउट तो पूछा जाए। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये इंक्रीज डिक्रीज ये कहाँ से? यस सर। ये दिक्कत हो जाए। अच्छा ठीक है, हम आपको अभी ग्राफ से भी समझाएंगे, अभी तो एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना। देखिए रिएक्टेंट का हमेशा क्या होता है, कंजम्पशन होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा तो डिक्रीज लिखे हैं, ठीक। और मैथमेटिकल नोटेशन में इस डिक्रीज को नेगेटिव से दिखाते हैं ना हम लोग, माइनस साइन से, वही है। और इंक्रीज वाला फिर समझे? यस समझिए। ठीक, देखिए अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लें रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली स्मॉल r से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली स्मॉल r से डिनोट करेंगे। अच्छा एक चीज मान लीजिए, जैसे कि हम किसी एक रिएक्शन का बात किए जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। सबसे पहला चीज, अगर हम रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाएं, इसके कंजम्पशन का जस्ट एक ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का हमेशा कंजम्पशन होगा। तो रिएक्टेंट के कंजम्पशन का ग्राफ बना रहे, देखिए कैसे चलेगा। मान लीजिए जैसे इस तरीके से आया, कंज्यूम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ वो डिक्रीज करेगा। तो इधर क्या लेके चले सर, हम बोले इधर अमाउंट लेके चले। अमाउंट मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, मास या फिर मोल्स? हम बोले नहीं, कंसंट्रेशन, ठीक है। अमाउंट मतलब यहाँ पे हम किस चीज का बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज करेगा। तो कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोलारिटी क्या समरी है, कंसंट्रेशन एक्चुअल में आप 1 लीटर में कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे काम देता है मोल्स। बोलते हैं कंसंट्रेशन, मगर काम क्या देता है, मोल्स। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि मोलारिटी यूज कर रहे हैं, हम बोले हाँ, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का डिक्रीज या इंक्रीज होगा और उसमें से कौन प्रेफर्ड होगा, मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी प्रेफर्ड होगा। तो कंसंट्रेशन है, अभी देखिए स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0, ग्राफ देखना आता है फिर भी ध्यान से, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये अपने मैक्सिमम पे था, मैक्सिमम पे था। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नॉट, इसका मीनिंग क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t इक्वल टू 0 इनिशियली, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हो रहा है मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। 1 मिनट कनेक्शन कट गया था, क्या अभी सही है? रिस्पॉन्ड करेंगे माइक ऑन करके, क्या दिख रहा है बोर्ड? हाँ ठीक है, देखिए फिर से एक बार, हाँ टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R नॉट है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हो रहा है मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पे अगर हम बात करें तो हम इसको t ले लें अभी, ठीक है t। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सोच के ये क्या होगा, ये क्या होगा, कोई बताएगा ये पॉइंट? कोई ना, नहीं। और कुछ नोटेशन का बात है, नोटेशन का बात है, इट इज RT, केवल नोटेशन विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। हम पूछे ये पॉइंट, पॉइंट पूछे, ठीक ना, जैसे ये पॉइंट लिखे थे वैसे ये पॉइंट। तो ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बोलेगा, मैथमेटिक्स वाला बात, तो x और y, हाँ ठीक है, बोल दिया कीजिए ना, जब बोलते हैं तो पूरा बोल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बिल्कुल आप मेरे साथ भी बोल सकते हो, उसमें क्या इश्यू है, ठीक है। ये x और यहाँ पे y के जगह पे पुट किया गया। अच्छा, इस पॉइंट के लिए पर्टिकुलरली अगर कैलकुलेट करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि टाइम तो मेरा 0 था मगर उसका कंसंट्रेशन R0 था, पॉइंट लिख दिया गया। चलिए एक और बात है ध्यान से, मान लीजिए जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो सर क्या है, ये T2 है, ध्यान दीजिएगा T2, तो ये T2 है, ये T2 है, ये T2 है, हो गया इस T2 से रिलेटेड। अब इस बार हम यहाँ पे T1 लेना चाहते हैं, T1,
तो इस पॉइंट के लिए कंसंट्रेशन भी तो कंसंट्रेशन ऑफ RT1 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका होगा T1 कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ RT1। तीन चीज यूज किए, छोटा सा सफिक्स में RT1। तीन चीज, एक जीरो पे इनिशियली, टाइम T1 पे, टाइम T2 पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको एक ट्रायंगल टाइप का बनता हुआ दिखा? ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करें, किस किस चीज का बात कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, पूरा इस पे डिस्कशन है, पूरा इस पे डिस्कशन है। अगर हम ये कहते हैं कि जब टाइम T1 से T2 पहुंच गया, T1 से T2, नॉट फ्रॉम 0 टू T1 या 0 टू T2, हम बोले T1 से T2 पहुंच गया टाइम, तो बोलिए कंसंट्रेशन कहां से कहां पहुंचा? RT1 से ये चेंज होके RT2 हो गया, एकदम ठीक। ठीक है, ये चीज है मेरे पास। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ, क्या बोलिएगा? RT1 minus RT2 नहीं, RT2 minus RT2। हाँ, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उसका आप जिम्मेवार थोड़ी है, आप तो केवल ये सीख लीजिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा राइट माइनस लेफ्ट होता है, हमेशा हमेशा, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट होता है। तो जब कभी भी आप इसमें बात करेंगे तो आप इसको लिखेंगे कि ये RT2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ RT1 होगा। आपसे ही बुलवाना चाहते थे, बोलिए नेगेटिव की पॉजिटिव? एनालाइज किए सब? जिसको नहीं पता चला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, RT2 यहाँ नीचे है और RT1 ऊपर है। T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। और यही नेगेटिव क्या बता रहा है कि कंजम्पशन हो रहा है किसका? रिएक्टेंट का। तो ये ग्राफिकली हम आपको बता दिए कि रिएक्टेंट का कंजम्पशन कैसे हो रहा है। डेल आर मिल गया। अगर कोई डेल टी बोले तो वो ज्यादा बड़ा चीज नहीं, फिर भी लिखना चाहिए हमको डेल टी। ये तो सिंपल T2 माइनस T1 होगा, ठीक है, T2 माइनस T1। अब रेट का बात, क्योंकि मेनली हम डिस्कशन कर रहे हैं रेट, ठीक है, तो यहां से बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज डेल कंसंट्रेशन r बाई डेल टी, ठीक है, डेल कंसंट्रेशन r बाई डेल टी। अब ये डेल कंसंट्रेशन r जो है ये खुद में नेगेटिव है, तो ये खुद में अपना नेगेटिव लेके आएगा। नहीं समझे सर? ये डेल r सोच के बताइएगा, डेल r खुद में नेगेटिव है? जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो है क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। तो डेल r नेगेटिव है इसलिए हम पहले ही निकाल दिए। मगर रेट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? रेट नेगेटिव नहीं होता है, थोड़ा एक्सेप्शन है कहीं कहीं, ठीक है, मगर रेट नेगेटिव नहीं होता है। तो ये खुद में नेगेटिव है, ये खुद में नेगेटिव है, तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करें? माइनस साइन लगाए कि नहीं लगाए? जो नहीं समझे फिर से एक बार सुनिएगा। मान लीजिए कि डेल आर का वैल्यू -2 आया, क्योंकि आप देख चुके हैं डेल आर मेरा नेगेटिव होगा फॉर द रिएक्टेंट। अगर मान लीजिए डेल आर का वैल्यू मेरा -2 आया और नीचे डेल टी का वैल्यू मेरा 2 आया, तो ओवरऑल हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन तो मेरा नेगेटिव आ रहा है, मगर रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या करें? तो सोचिए ना, इस नेगेटिव पे एक नेगेटिव और लगा देंगे तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई एक टर्म नेगेटिव ला रहा है तो पॉजिटिव कैसे बनाए सर? एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट डिफाइन करेंगे, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगेगा। रिएक्टेंट डिफाइन करेंगे, एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा, ठीक है। देखिए ये पूरा डिस्क्राइब करके बता दिए। अब आपको एक छोटा सा समरी, एक लाइन दे देते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में नेगेटिव जरूर लगेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये था रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा,
फिजिक्स में आप पढ़े हैं, देखिए फिजिक्स का बात कर रहे हैं, कभी कभार काम आता है, फिजिक्स बहुत काम आता है, ठीक है। ये ऐसे एक लाइन, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखा, तो आप ये कहते हैं कि ये एवरेज चेंज है, बोलिए सही कि गलत? यस सर। ठीक है, एवरेज वर्ड लगता है, एवरेज वर्ड लगता है। अगर यही लाइन यहाँ से ऐसे टच करके चला जाए, कौन सा वर्ड लगेगा? इंस्टैंटेनियस। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अगर डेल्टा यूज हो गया, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल वाला जो डेल्टा यूज हो गया, then the word used for the reaction, rate of reaction is average rate of reaction. अगर डेल्टा यूज हो गया, वैसे केस में हम लोग इसको बोलेंगे it is average rate, और वो कितना होगा? माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हुआ आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स। चलिए देखते चलिए, कहीं कोई दिक्कत हो जरूर पूछें, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन से क्वेश्चन और उससे न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। ये था रिएक्टेंट का बात। जहां तक उम्मीद है रिएक्टेंट आप पहचान गए होंगे। थोड़ा सा एक और बात देखिए, खास करके जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो आंसर दे सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी बिल्कुल ट्राई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोलिए तो किसमें डिक्रीज नहीं कर रहा है? पहला वाला डिग्री दोनों में कर रहा है, लेकिन दोनों में डिक्रीज कर रहा है ना? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हम ग्राफ ऐसे बनाएं या फिर इस तरीके से बनाएं? कैसे बनाएं? सेकंड वाला ग्राफ से कोई भी बना दे, दोनों सही, दोनों डिक्रीज कर रहा है। कोई भी बना दे, दोनों सही, दोनों डिक्रीज कर रहा है। थोड़ा सा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये रूट का होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये एक्स स्क्वायर का होता है। ध्यान रखिए, दिख रहा है कैसे जा रहा है? ऐसे जा, ऐसे। इसको मतलब जब पूछेंगे सर तो ऐसे थोड़ी बोलिएगा, तो इसका नाम क्या रखेंगे? इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन। इट इज कॉल्ड कॉनकेव डाउन, काम देगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, कॉनकेव मिरर तो पड़े ही है, सब जानते हैं। ये कॉनकेव अप, तो कॉनकेव अप में एक्स स्क्वायर टाइप का, कॉनकेव डाउन में रूट एक्स टाइप का। इसका एक और समरी देते हैं आपको, फिजिक्स में आप डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं। इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा ना, एफ डबल डैश एक्स, दैट इज नेगेटिव। तो जब कभी भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए, कॉनकेव डाउन टाइप का ग्राफ बनता है, क्योंकि ग्राफ का बात है और इसमें ग्राफ बहुत बार आएगा, तो आपको ये सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर टाइप का है तो ध्यान रखिएगा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो सर किसको किससे रिलेट करें? डबल डेरिवेटिव मतलब कॉनकेव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कॉनकेव डाउन, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉनकेव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव कॉनकेव डाउन। ठीक है, ग्राफ में ये काम आएगा, क्योंकि कभी आपको ग्राफ ऐसे देके क्वेश्चन पूछेगा, कभी इस टाइप का ग्राफ देके क्वेश्चन पूछेगा। मेरे वर्ड को आप ध्यान से सुने, ग्राफ दे के क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ग्राफ को अच्छे से समझना होगा, उसका हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट ही किए हैं, अभी तो ज्यादा आगे बढ़े नहीं है, तो जो जो रिक्वायरमेंट होगा हम बिल्कुल आपके साथ डील करते चलेंगे, मगर जो बताया जाएगा एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन बने। ठीक है सर, डबल डेरिवेटिव अगर 0 है, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों हम इसका बात बीच में छेड़ दिए? अभी मेरे रिएक्शन में बोलिए वन सिंगल हेडेड एरो था कि डबल हेडेड एरो था? सिंगल हेडेड। तो हम कहाँ रिवर्सिबल का बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा? तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम अभी नहीं आएगा, जब आएगा देख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम आपसे ये पूछ रहे थे कि क्यों टाइम कंजम्पशन के साथ रेट जो होता है वो कम होता जाता है। मेन क्वेश्चन ये था मेरा। कंसंट्रेशन कम हो रहा है सर। एकदम सही, बहुत बढ़िया जवाब लास्ट में मिला, मगर सही है। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। मान लीजिए जैसे इतना बड़ा कोई सब्सटेंस है, इसका इफेक्ट के लिए सरफेस एरिया दिख रहा है आपको, इसके इफेक्ट का सरफेस एरिया ये इतना छोटा हो गया, क्या आपको नहीं लगा कि सरफेस एरिया कम हो गया? तो इसका जो पार्टिकल्स निकल रहा है रिएक्शन करने के लिए वो भी तो कम हो रहा है, सरफेस एरिया डाउन, तो रिएक्शन करने का जो सरफेस है वो डिक्रीज कर रहा है।
उसका पार्टिकल का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। उस कारण से क्या होगा, जैसे जैसे अमाउंट घटता जाएगा रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इससे रिलेट करके रखिएगा। आगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज, एक नंबर, एवरेज रेट कैलकुलेटेड फॉर लार्ज टाइम इंटरवल। ठीक है, लार्ज मतलब अब ऐसा नहीं कि घंटा 2 घंटा इसके लिए, ठीक है, मतलब ऐसा जो कि थोड़ा सा भी चेंज दिखाए। सर नहीं समझे क्या चेंज दिखेगा? क्या आपको मेरा ये नेल दिख रहा है, ये वाला? यस सर। ये वाला, ये वाला दोनों? हाँ ठीक है। अब हमको बताइए तो दोनों नेल एक जगह पे है या फिर अलग अलग? अलग अलग है ना। अब दोनों के बीच का डिफरेंस बोलिए। बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये अपीयरेंस होता है इंस्टेंटेनियस का, समझे? ये अपीयरेंस होता है इंस्टेंटेनियस का कि इसके बीच में डिफरेंस भी नहीं है और दोनों एक जगह पे भी नहीं है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये इतना सेपरेट हो गया, ये इतना सेपरेट। बोलिए इंस्टेंटेनियस की एवरेज, ये एवरेज। ठीक है, तो अगर कभी भी अलग अलग पोजीशन पे दिखा तो वैसे केस में एवरेज रेट मतलब कि आपको बोल दिया t इज इक्वल्स टू 10 मिनट, t1। ठीक है, और दूसरा बोल दिया t2 इज इक्वल्स टू 9.5 मिनट। बोलिए एवरेज की इंस्टेंट, एवरेज थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेटेबल डेटा है तो वैसे केस में आप बोलेंगे कि वो एवरेज है। ठीक है, तो आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि कहां एवरेज और कहां पे इंस्टेंटेनियस। और ये केमिस्ट्री में तो कम, फिजिक्स में तो आप इसको बहुत यूज किए हैं, ये वर्ड हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो जब कभी भी लार्ज टाइम इंटरवल होगा तो वैसे केस में जो भी कैलकुलेशन होगा वो एवरेज रेट का होगा। और एवरेज रेट अभी अभी आप रिएक्टेंट के बेसिस पे देखे। दूसरा अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट किसको बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड फॉर वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट, कितना शॉर्ट? अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल या ड्यूरेशन, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ ना कि बोला t 10 मिनट पे निकालो। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला t 10 मिनट पे निकालो। ठीक, तो आप बोले कि देखिए ये ना t1 दिया था और ये t2 दिया था। ठीक है, तो हम इसका तो डिफरेंस निकालेंगे, तब तो मेरे पास डेल टी आएगा। तो हम डेल टी के लिए कोशिश किए, बिल्कुल डेल टी के लिए कोशिश किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 मिनट आया। ठीक, अब हम इतने के लिए कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे क्योंकि डेटा मेरा ऊपर वाला बहुत ज्यादा भाग जाएगा। तो क्या करेंगे, यही पोजीशन होता है जहां पे हम बोलेंगे ना मेरा पूरा कैलकुलेशन इंस्टेंटेनियस होगा, मेरा एक इंस्टेंट पे कैलकुलेशन होगा। तो जब आप डेटा देखेंगे ना तो आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि कब इंस्टेंट और कब एवरेज। ठीक है, इंस्टेंट के लिए भी आपको बताया गया कि अगर इंस्टेंट होगा तो डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा? डेल में। तो यहां पे एक बात बोलना चाहेंगे, ऑन बेसिस ऑफ, नॉट अकॉर्डिंग, ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, आर से रिप्रेजेंट करें, ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट अगर कभी रेट बोला कि देखो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डेल्टा टी नेगेटिव लगा के, तो आप बोलिएगा देखिए आप मेरे सामने जो लिखे हैं वो एवरेज रेट है, एवरेज रेट है। तो एवरेज रेट है तो क्या करें, आर के नीचे छोटा सा एबीजी लिख दे, एवरेज रेट। अगर कोई बोला आर इंस्टेंट निकाल के बताओ इसी रिएक्टेंट के बेसिस पे, आप बोलिएगा माइनस डेल्टा केवल कन्वर्टेड इनटू डी, डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। तो डी कंसंट्रेशन आर बाई dt, डी कंसंट्रेशन आर बाई dt, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसके ग्राफ का बात होता है ना, तो ग्राफ होने के कारण ध्यान रखिएगा यहां पे ये बिहेव लाइक कॉर्ड, बिहेव लाइक कॉर्ड, ये कॉर्ड की तरह काम करेगा।
कॉर्ड आप जानते हैं, बेसिक में पढ़े, कॉर्ड का मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, तो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट किया मतलब एवरेज कैलकुलेशन करना है। इंस्टेंटेनियस रेट ये बिहेव करेगा किसकी तरह, बिहेव्स लाइक टेंजेंट, बिहेव्स लाइक टेंजेंट। तो अगर ग्राफ में कभी ऐसा दिखा कि कर्व को एक पॉइंट पे टच करके चला गया, यानी कैलकुलेशन करना है तो इंस्टेंटेनियस के लिए कैलकुलेशन करना है डी लगा के, और अगर नहीं कॉर्ड की तरह है तो क्या करेंगे, डेल्टा लगा के कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आगे दिखाएं आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया। सबसे पहला रिएक्टेंट के लिए मेरा एक ग्राफ ऐसे आया, ठीक, इस तरीके से रिएक्टेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज कर रहा है। अगर हम इसमें एक टेंजेंट खींच दे, देखिए टूट गया, एक टेंजेंट खींच दे, एक टेंजेंट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इधर टी है, तो वैसे केस में आप बोलेंगे R इंस्टेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होगा, और वो लिखा जाएगा -d कंसंट्रेशन ऑफ R बाई dt। ठीक है, अच्छा दूसरा ये तो हो गया। दूसरा अगर हम बात करें प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए अगर बात करें तो वैसे केस में ग्राफ ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, जीरो से होगा कि किसी एक पॉइंट ऊपर से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं होता है। अब उठने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो इधर साइड में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, इधर साइड में टाइम चल रहा है, ठीक है। अगर बाय द वे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें, और पहले इसका एवरेज दिखा दें, इस जगह पे मान लीजिए इसको T1 बोले, इधर साइड में इसको T2 बोले, ठीक, इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 लिख सकते हैं। तो जब डेल्टा का बात होगा यानी कि R एवरेज रेट, तो हम इसमें लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P बाई डेल्टा T। बोलिए पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यों, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन होने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ रहा, अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वो सब वर्ड आप सुने अभी, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसके साथ में इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ में बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव होगा। ये सब चीज आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया गया था ताकि आप समझ सके कि इस वर्ड से कौन कौन रिलेटेड है, इस वर्ड से कौन कौन रिलेटेड। तो आर एवरेज में यहाँ नेगेटिव लगाएं या पॉजिटिव छोड़ दें, ठीक है, बस दिखाने के लिए प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस वहां दिखाने के लिए था। अच्छा अगला, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दें, एक टेंजेंट खींच दें, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, लाइन का डायरेक्शन देख रहे हैं, ऐसे जा रहा है, लाइन का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच के यहीं पे देखिएगा, कुछ इस तरीके से सोच के बताइए, मेरे हाथ, इस हाथ और इस हाथ के बीच का जो एंगल है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज, एक्यूट है सर, एक्यूट, यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है, ये एक्यूट है। अगर ये एक्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होने के कारण जो मेरे पास R इंस्टेंटेनियस होगा ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज प्लस में D कंसंट्रेशन P बाई dt, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस फॉर द टेंजेंट, एवरेज फॉर कॉर्ड, और टू डिफरेंट कैलकुलेशन या डेटा, ठीक है। तो डेल्टा एवरेज के साथ, इंस्टेंटेनियस के साथ डी लगेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा प्लस रहेगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा माइनस रहेगा। नोट कीजिए इसको, कुछ भी डाउट तो पूछा जाए। चलेंगे अब रिएक्शन में अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यूज होता है तो कैसे यूज करना है, देखिएगा। बात करना चाहते हैं इस पॉइंट पे कि रेट ऑफ रिएक्शन इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन,
ठीक है, इसमें हमको कैसे यूज करना है। अभी तक तो हम आपको कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं दिखाए, अभी तक तो हम केवल R यूज कर रहे थे रिएक्टेंट के लिए और P यूज कर रहे थे प्रोडक्ट के लिए। तो उसमें बैलेंसिंग में कोफिशिएंट्स डिफरेंट भी होगा, तो वो काम कैसे करेंगे अब मेनली वो सीखना है। देखिएगा एग्जांपल के लिए सबसे पहले एक छोटा सा चीज ले ले, हम कौन सा एक रिएक्शन ले लें, CO2, ठीक है। CO2 अगर हमको दे रहा है, नहीं दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं वो वाला करना ही नहीं था, हमको दूसरा काम करना था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से हम इसको लिखते हैं। मान लीजिए N2 है, 3H2 है और ये 2NH3 है। मतलब ये रिएक्शन काफी अच्छा है क्योंकि 1 2 3 सब डिफरेंट यूज होता है, कोई भी रिपीटेड नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये अमोनिया प्रोवाइड किया। देखिए सोचिएगा, थोड़ा समझिएगा, एक मोल नाइट्रोजन कंज्यूम होगा कि फॉर्म होगा, पहला वर्ड कंज्यूम, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम्ड सच दैट, आप ये कह सकते हैं, पूरा लाइन ले रहे हैं हम, सच दैट 2 मोल्स अमोनिया फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखिए कौन किसके साथ रिलेटेड, प्रोडक्ट के साथ फॉर्म्ड और रिएक्टेंट के साथ कंज्यूम्ड, सबसे पहला चीज, ठीक। तो रेशियो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है, 1:2 का रेशियो चल रहा है कि अगर नाइट्रोजन और अमोनिया को कंपेयर करें तो 1:2 का रेशियो चल रहा है। अगर मेरे पास नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन के कारण 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो मान लीजिए यूनिट चाहिए अमोनिया का, यूनिट अमाउंट चाहिए। अमोनिया में क्या 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, सोच के। अगर हमको यूनिट मोल चाहिए नाइट्रोजन का, हम किसी से डिवाइड नहीं किया, हमको यूनिट मोल चाहिए अमोनिया का, यूनिट मोल मतलब ये होता है, यूनिट वेक्टर सुने है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट मतलब वो वाला यूनिट मत निकालने लगिएगा, केजी, लीटर, फलनवा ढेकनवा, वो सब नहीं चाहिए एकदम। तो अगर हमको ये 1 यूनिट चाहिए तो क्या हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 से? तो डिवाइड करेंगे किस में, अमोनिया में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अमोनिया ना दुगना फॉर्म हो रहा है। तो दोनों में नाम करेंगे सर। यस सर, नाइट्रोजन। अरे भाई हमको 1 चाहिए, रुकिए लिखते हैं, 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो बोलिए इसको हम 1 रहने दें, ठीक। इसको 1 बनाना है तो क्या से डिवाइड करें, हम ये पूछ रहे हैं, 2 से डिवाइड। बस हम क्या बोले, इसको 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड करें, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, जो बोल रहे हैं बस उतना काम करना है। हमको अभी पूरे रिएक्शन का ठेका थोड़ी लेके रखे, हम तो केवल अमोनिया का बात कर रहे हैं। तो अमोनिया को 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। दूसरा एक और बात सुनिएगा, 1 मोल N2, ठीक है, सॉरी 3 मोल H2, इसी के बेसिस पे 1 मोल N2 reacts with 3 moles H2, ये है। तो नाइट्रोजन मेरे पास 1 मोल है, फिर से हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो हाइड्रोजन में किससे डिवाइड करें कि 1 हो जाए, 3 से। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन इज थ्राइस, 3 गुना। ऑन बेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन इज थ्राइस, 3 गुना, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस, 2 गुना। तो 2 गुना को 1 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 2, 3 गुना को 1 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 3। सर क्या बोले, हम बोले नाइट्रोजन को नाइट्रोजन छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को 3 से डिवाइड कीजिए, अमोनिया को 2 से डिवाइड कीजिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे सब का 1 यूनिट निकलेगा, इससे सब का 1 यूनिट निकलेगा, ठीक है। और यही चीज हमको करना है। पहले आप इसको है ना रिएक्शन के साथ एक बार कंपेयर करके देख लीजिए क्या किए, फिर तो हम लिखवाएंगे आपको, ठीक है, हम बता देंगे। जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किए, जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किए। क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमको 1 चाहिए था।
अब 1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि जब कभी भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, वैसे केस में हमेशा यूनिट का कैलकुलेशन होता है, यूनिट अमाउंट का कैलकुलेशन होता है। तो वैसे केस में अगर कोई आपसे बोले कि रेट ऑन बेसिस ऑफ, ध्यान रखिएगा, अमोनिया लिखे है ना, ऑन बेसिस ऑफ अमोनिया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये होगा डी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। मगर क्योंकि अमोनिया का 2 मोल था, ये ट्वाइस फॉर्मेशन था, उसको यूनिट बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 2। अब सवाल आया कि ये प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट के लिए प्लस यूज करें कि माइनस यूज करें? लिख दीजिए, ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ अमोनिया। दूसरा चीज इसमें देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। चलिए कोई बताइए सबसे पहले, यहाँ पे डी कंसंट्रेशन H2/dt तो लिखेंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है। -1/3 से डिवाइड भी करेंगे, एकदम सही, 3 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो नेगेटिव भी लगाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोजन इज -1/3 डी कंसंट्रेशन H2/dt फॉर दिस पर्टिकुलर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑन बेसिस ऑफ H2, रेट ऑन बेसिस ऑफ NH3, सोच के बोलिए रेट ऑन बेसिस ऑफ N2, बोलिए आंसर दे दीजिए। minus D concentration of H2/dt. एकदम ठीक है, -D कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt होगा, क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट कितना 1 लगा है। देख लिए क्या होगा। अब आपको एक चीज और ध्यान से, ठीक ना, कितना टर्म लिखे, 1 2 3, क्या तीनों का LHS सेम है? यस सर। ठीक है, तो RHS भी सेम होगा, यानी सब इक्वल। तो इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इसके लिए माइनस में डी कंसंट्रेशन N2/dt इज इक्वल्स टू माइनस में 1/3 डी कंसंट्रेशन H2/dt प्लस में 1/2 डी कंसंट्रेशन NH3/dt, ठीक है, ये होगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको बता दे रहे हैं। किसी एक के लिए रेट दिया रहेगा, किसी एक के लिए रेट दिया रहेगा और आपसे दूसरे का रेट पूछेगा, ठीक है। रेट में भी ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, मतलब देखिए बाद में कैसे घुमाना, वो चीज है ना, क्वेश्चन वाले को बहुत अच्छे से आता है। देखिए बाद में कैसे घुमाएगा, पूछा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2, बोलिए तो क्या लिखिएगा? सर रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ H2 जो है, नहीं, यही ना, गलती हो गया। वो पूछा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2, आप सिंपल लिखेंगे डी कंसंट्रेशन H2/dt, ठीक है। बस इसीलिए डिस्कस कर रहे थे, अब देखिए क्या है ना, बोल तो दिया कंजम्पशन, बोला ना कंजम्पशन। अगर बोला रेट ऑफ रिएक्शन, देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। यहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमसे बोला ऑन बेसिस ऑफ H2 बोला या नहीं भी बोला, तो भी हम क्या लिखेंगे, -1/3 डी कंसंट्रेशन H2/dt। आपके सामने है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होता है, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, मतलब देखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। इस कारण से दोनों आमने सामने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा भी मिसकंसेप्शन रखिएगा तो आपका आंसर देख रहे हैं ना, गलत आ जाएगा, ठीक है। इस कारण से इस बात का ध्यान रखिए आप। अगर कंजम्पशन वर्ड लगा दिया, नेगेटिव नहीं लगाना, फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव करके ही देना है। अगर नेगेटिव आ रहा है जबरदस्ती उसमें माइनस लगा दीजिए, मगर पॉजिटिव करके आंसर दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव मत छोड़िएगा, किसी भी कारण से अगर नेगेटिव आ भी गया
तो हम आपको बोल रहे हैं आपके पास एक एक्सक्यूज होता है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा चीज देता है, मॉड लगा दीजिए, प्लस करके आंसर दीजिए, फाइनल आंसर कभी नेगेटिव मत छोड़िएगा। अभी क्लियर हुआ क्या होता है? यस सर। चलिए ठीक है, किसी को भी दिक्कत फिर से? सर कुछ डाउट था। हाँ बोलिए ना। जैसे बोले कि सर हम लोग जो यूनिमोल कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो दूसरा वाला जो हम लोग का रिएक्टेंट है उसमें भी तो डिफरेंस आएगा इसमें। यस सर, जैसे मान लीजिए हम लोग बोले कि 1 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस हो रहा है तो हाफ मोल ऑफ N2 लगेगा ना, तो उस हिसाब से इधर भी हाफ होना चाहिए। नहीं, कंपेयर थोड़ा ना करो, तो रेट से सीधा कंपेयर। देखिए वही, हाँ वही बात हम इसको बोल रहे हैं, समझा रहे, वही इतना हम क्लियर दिखे थे, मगर फिर भी एक बार ध्यान दीजिएगा, उमंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेट बोला, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ NH3 बोला, तो केवल NH3 रिस्पॉन्सिबल है। NH3 जैसे जैसे कंज्यूम होगा वैसे वैसे वो H2 यूज करेगा, वैसे वैसे वो NH3 बनाएगा। तो बिल्कुल जिस रेट से NH3 चल रहा है उसके प्रोपोर्शन में H2 भी चलेगा और NH3 भी चलेगा। इसलिए ना यहाँ पे तीनों को बराबर दिखाए हम, मगर क्योंकि ये एक यूनिट है, हमेशा यूनिट के लिए कैलकुलेशन होता है, एक यूनिट के लिए कैलकुलेशन होता है, तो ये 3 गुना कंज्यूम हो रहा था, तो 1 गुना के लिए इसको क्या करना होगा? 3 से डिवाइड। यस सर, अब समझ गए। ठीक है, एक सर और एक हाँ कंजम्पशन वाला में थोड़ा इसमें रिएक्शन वाले में लास्ट वाला एकदम जो है ये वाला, इस साइड में, राइट साइड में, हाँ मतलब इसी में ना। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 सर। अच्छा ये वाला देखिए, यहाँ बोला कि H2 का कंजम्पशन का रेट निकालो। ठीक है, H2 के कंजम्पशन का रेट निकालो, मतलब इसको किसी रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिंपल बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन दिए तो उसमें H2 के कंजम्पशन का क्या रेट है। तो अगर जैसे हम ये लिख के आपको दिखाए थे, तो हम आपसे बोले कि रिएक्टेंट के कंजम्पशन का रेट बताइए, तो आप बोले ना सर dR/dt होगा। यस सर। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट पूछा तो आप बोले सर ये -dR/dt होगा। माइनस क्या बताया? कंजम्पशन। अगर वर्ड लग गया तो केवल H2 का कंजम्पशन कितना है, कितनी तेजी से हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, यस सर। रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है उससे मतलब नहीं है, H2 का कंजम्पशन कितनी तेजी से हो रहा है वो निकालिए। ठीक है, आपको डिफरेंस दिखाते हैं, फिर से एक बार देखिएगा आप जो पूछे। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ dH2/dt निकालें, केवल dH2/dt निकालें, ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। यस सर। अब सुनिए, उसको हम वर्ड में लिख रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 is 3 times rate of reaction। बोलिए, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। यही चीज ना हम 3 को इधर भेज रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहा था मेरा, क्योंकि यहाँ 3H2 है, 3H2, इसका मतलब है कि वो क्या करेगा? 3 into रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन उसके बेसिस पे 3 गुना बढ़ेगा, 3 गुना। इस कारण से उसी वर्ड को लेके आप कंफ्यूज हो रहे थे, और हम लोग यहाँ पे वही 3 से डिवाइड कर रहे हैं, समझे? अभी क्या क्लियर हुआ वो बात? यस सर। ठीक है, और किसी को दिक्कत? देखिए है कंफ्यूजिंग है, हम तो आपसे पूछे भी थे उस टाइम में, बोले थे कि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन ऐसा वर्ड्स यूज करेगा जिससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर आपको क्या करना है? हर चीज क्लियर रखना है ताकि आप कहीं फंसे नहीं। तो किसी भी टर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो एकदम खुल के डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए इसको। हो गया? नो सर। पूरा नहीं निकालना है, खाली एक्सप्रेशन वाला लिख दीजिए ना भाई। इसमें एवरेज से निकलेगा ना सर? ये वाला ना? 2.5 से 10 बराबर है। हाँ 10 सेकेंड दिया ना, 10 सेकेंड, बिल्कुल बिल्कुल एवरेज से निकलेगा। इसीलिए क्वेश्चन है, सब चीज एकदम देखते चलिए, जो थ्योरी में आपका अगर नहीं क्लियर हुआ तो वो क्वेश्चन में पता चलेगा। हाँ कैसा? रेट ऑफ एवरेज ऑफ A है 2.5 into 10 to the power 3। अच्छा, ये ए का मिला, एक आंसर मिला हमको। ठीक है,
चलिए अब हम भी बनाते हैं, थोड़ा मिला भी लिया जाए। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले क्या रेट ऑफ रिएक्शन सर? जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे क्या, तो -1/2 यहाँ पे डेल्टा ए और डिवीजन में डेल्टा टी, ठीक, डेल्टा टी। डेल्टा का कॉन्सेप्ट उदय हमसे अभी पूछे सर डेल्टा लगेगा ना एवरेज लगेगा, बिल्कुल। देखिए सबको को ये पहचानना चाहिए, ये पहले ही बताए थे, एकदम आइडेंटिफाई करके बनाइए। 10 सेकंड ये हुआ, दैट इज इक्वल्स टू इसके लिए +1/4 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा दैट इज इक्वल्स टू प्लस में डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होगा। लिख दिए पूरा, ठीक है, हमको सी से कोई काम नहीं है, मगर लिखेंगे किसी ना किसी दिन तो सी से काम पड़ेगा, तो लिखेंगे जरूर, ठीक है। ये सब रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। अब मेरे क्वेश्चन में बारी आया, हर कोई बहुत ध्यान से समझेगा। देखिए क्या बोला, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज्ड बाय इतना। यही आपके पास एक की फैक्टर है कि इसका करना क्या है, ठीक है। ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, कोई भी बोले सर? डेल्टा आर बी दिया है, डेल्टा बी दिया है, डेल्टा बी दिया है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया है। देखिए बोला कि इंक्रीज, केवल बी बोला, कोई रेट वेट का बात नहीं है, सीधा बोला कंसंट्रेशन, तो आप इसको लिखेंगे 5 × 10⁻³ ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा डेल्टा टी कहीं है, डेल्टा टी 10 सेकंड 10 सेकंड में ये काम हो रहा है, ये चीज दिया है। अब आपसे पूछा क्या, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये निकालना है। तो सोच के बोलिएगा, ऊपर वाले के जैसा कि नीचे वाले के जैसा? ऊपर वाले के जैसा, एकदम ठीक, ऊपर वाले के जैसा। वही चीज था यहाँ पे, वही चीज था यहाँ पे, ठीक है। वर्ड से रिलेट करके सोचते चलिए। तो हमको यहाँ पे निकालना है डेल्टा कंसंट्रेशन बी और बाई डेल्टा टी। आपके सामने है डेटा, आप पुट करके सॉल्व कर लेंगे। 3/10, ठीक है, पावर 2 आ जाएगा सॉल्व होके 5 × 10⁻²। अच्छा यूनिट क्या होगा, ऊपर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का क्या, एकदम मोल पर लीटर, और इसके लिए पर सेकेंड लिख ले आप, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये मिनट में दिया रहता है तो वहां पर मिनट हो जाता। अब दूसरा चीज सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन हमेशा ऐसे बने ना जो क्लास में हो, कि उससे रिलेटेड अगर 10-15 क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो कम से कम सॉल्व कर ले। हाँ, यहाँ सेकंड में पूछा क्या, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा ना कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बताओ, क्वेश्चन आपसे यही पूछा, ठीक है। डिसअपीयरेंस लग गया मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का काम खत्म, ठीक है, ये चीज पूछा। अच्छा ये कैसे निकाले अब हम, इससे, एकदम ठीक, ये पता, ये निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ये जो रिलेशन मिला है इसको यूज करेंगे और पुट करेंगे, तो सीधा चला जाए इस बात पे, एकदम ठीक है। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा 1/2 हो जाएगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। आप बस उसको यूज कीजिए ना, ठीक है, छोड़ दीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बी मेरे पास है 5 × 10⁻², कहने का मतलब कितना हो जाएगा 500, यहाँ से भागा लगा के 250, ठीक है, 250 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए आपको ये चीज देखना है कि हमको निकालना क्या है और कहां से निकाले, मेन वही चीज नोट कीजिए सबको। एक ही बात है, हाँ आप इसको निकाल सकते हैं और फिर ये निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में ये डिसअपीयरेंस वर्ड लग गया ना, डिसअपीयरेंस वर्ड लग गया तो नेगेटिव लगाने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव में प्लस और माइनस दोनों दिया, माइनस को टिक कीजिएगा, समझे। हाँ, अगर कभी 4 ऑप्शन में से
ये दे दिया -250 और दे दिया 250। तो वैसे केस में माइनस को ही टिक मारेंगे क्योंकि ये प्रेफर्ड है डिसअपियरेंस के साथ। अगर आपके क्वेश्चन में 250, 230, 210, 200 दिया है, सब प्लस दिया है, मगर मांग रहा है डिसअपियरेंस का, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस साइन के लिए। मत यहाँ पे सोचिएगा कि आंसर या क्वेश्चन गलत दिया, टिक मार के चलाइएगा। ठीक है, यही काम करना है। नोट कीजिए। क्या बोले? और सर सब माइनस दिया रहता है, जैसे कि 250 है, -230 दिया रहे तो सब माइनस दिया रहे। यस सर। आप समझे नहीं, मेरे बोलने का जानते समरी नहीं समझा। हम क्या बोल रहे हैं ना कि 250 मेरा आंसर आया। अगर 250 मेरा आंसर आया और मेरे एक ऑप्शन में लिखा है 250, एक ऑप्शन में लिखा -250 और बाकी तीसरे ऑप्शन में लिखा है 240 और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है -240, ठीक है, तो ऐसे केस में क्योंकि डिसअपियरेंस हो रहा है तो नेगेटिव को ही टिक मारेंगे। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन, अब देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन का भी एग्जांपल देके समझा रहे हैं। हाँ देखिए, एक ऑप्शन में लिखा है 250, दूसरे में लिखा हुआ है -190 और तीसरे में लिखा हुआ है -240 और चौथे में लिखा हुआ है 500। ठीक है, बोलिए किसको टिक कीजिएगा? 250। अरे 250 आया है तो -190 और -240 थोड़ी कम नहीं जाएंगे। हम माइनस और प्लस समझा रहे हैं आपको कि अगर आपके ऑप्शन में मिला, उसमें अगर डाउट हुआ तो क्या करेंगे। बहुत रेयर केस होता है, मगर मान लेते हैं अगर मिल गया तो क्या करेंगे, वो चीज आपको समझा रहे हैं। डिसअपियरेंस वर्ड क्वेश्चन में यूज हो गया, वो नेगेटिव संभाल लेगा। ठीक है, तो आपको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, मगर बाय द वे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मैग्नीट्यूड दे दिया तो वैसे केस में डिसअपियरेंस के लिए नेगेटिव को प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, ये होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर अभी मत टच कीजिएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको। देखिएगा, एक और क्वेश्चन कर लें इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन का हमेशा क्वेश्चन बनेगा जैसा दिख रहा है। फॉर द रिएक्शन ये दिया है 4NH3 और प्लस 5O2 इट गिव्स 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, 6H2O। अब आगे ये बोला गया कैलकुलेट, नहीं दिया हुआ है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is 3.6 into 10 to the power -3। ठीक है, यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ये बोला गया कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डेटा अपना निकालना स्टार्ट कर दीजिए। ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये दो चीज चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बात ध्यान दीजिएगा। H2O जब आएगा ना, H2O अगर यहाँ L लिखा रहे मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लिक्विड स्टेट के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा क्योंकि वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट के लिए कोई कैलकुलेशन मत कीजिएगा। अगर यहाँ पे गैस या कुछ नहीं लिखा है तब कैलकुलेशन बनता है, समझे? क्योंकि जब ये लिक्विड स्टेट अपने नेचुरल स्टेट में होगा, इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब चेंज आता है, इतना कम आता है कि वो पता नहीं चलता है, कैलकुलेटेबल नहीं होता है। इसलिए अगर कभी भी यहाँ लिक्विड रहेगा छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए बनाइए आपके लिए। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ NH3 is 3.6 into 10 to the power 3। ठीक है, NH3 वाला 3.6 10 to the power -3 आया। सेम ना NH3 का। यस सर। ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट सेम है सर। हाँ ठीक। बस इतना ही पूछा। आगे एक और, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। दूसरा वाला होगा 5.4 into 10 to the power -3। ठीक। तो 6/4 से। अच्छा, H2O का दो आंसर आया ना, एक आंसर बोलिए तो क्या बोले भी?
5.4 into 10 to the power -3। और दूसरा दूसरा नहीं बोले? नहीं, उदय आया था नहीं कुछ और। सर वही बोले 6/4 से इंटू कर रहे हैं concentration। अच्छा अच्छा ठीक कर रहे हैं सर ठीक। सॉल्व कीजिए सब। रेट यहाँ पे आपको क्या लगता है कि किस पे बनेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज? इंस्टेंटेनियस लेंगे सर। हाँ इंस्टेंटेनियस लेंगे क्योंकि टाइम का कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो इसको इंस्टेंटेनियस कंसीडर करेंगे। तो लिखा जाएगा -1/4 d कंसंट्रेशन NH3 by dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1/5 d कंसंट्रेशन O2 by dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस में 1/4 d कंसंट्रेशन NO by dt और प्लस में 1/6 इज इक्वल्स टू प्लस में 1/6 d कंसंट्रेशन ऑफ H2O by dt। ऐसे लिखेंगे। अब इसके बेसिस पे जो दिया ना उसको पुट करके जो रिक्वायरमेंट है उसका कैलकुलेशन करना है, काम यही, ठीक है, काम यही। तो ये जो दिया, ये क्या दिया, ये लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो सोच के बताइए 1/4 के साथ कि बिना 1/4 के? बिना 1/4। बिना 1/4 के, ये वाला चीज दिया है, वो दिया है, ठीक है। तो d कंसंट्रेशन NO by dt is equals to 3.6 into 10 to the power -3, ये होगा, ये मेरे क्वेश्चन में दिया। अब आप इसको यहां अगर पुट कर दीजिएगा तो ये भी निकल जाएगा, इसको पुट कीजिएगा ये भी निकल जाएगा, यहां पुट कीजिएगा ये भी निकल जाएगा और रेट भी निकल जाएगा। तो हर चीज अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका काम है, 2 क्वेश्चन है, NH3 निकालना और H2O निकालना। 2 प्रपोज्ड आंसर है मेरे पास, आप बना के देख लें मैच कर रहा है कि नहीं।